स्वागत है। मैं त्रिभुवन चौहान और मन की बात लोकार्पण के साथ आज का जो स्पेशल एपिसोड हम शूट करने वाले हैं, ये कई दिनों से कई हमारे रीडर्स और कई हमारे दर्शक भी इस चीज़ को जानना चाहते थे कि उत्तराखंड में कृषि का कितना महत्व है और क्या कुछ हम कृषि के जरिए उत्तराखंड में कर सकते हैं। आज देखो कई सारे प्रवासी बाहर से आ रहे हैं और जो उत्तराखंड के गाँवों में भी रह रहे हैं उनको भी जानकारी होनी चाहिए इस बात की कि जो चीज़ें गाँव में हो रही हैं आज उनका हम फ़ायदा ना उठा के कोई बाहर से आए और फिर वो हमें सिखाएं वो चीज़ों को। तो आज मैं मिलवाने वाला हूँ आपको ऐसी ही एक शख्सियत से। हमारे साथ हैं मिस इंदू करासी जी। तो पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका लोकार्पण में। और मन की बात लोकार्पण के साथ एक प्रोग्राम है जहाँ पर कि हम सभी लोगों के व्यूज़ जानना चाहते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरह से चीज़ें करनी चाहिए उत्तराखंड में। आप कृषि में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं मैम। उससे पहले मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, हम अभी उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में हैं। और मैम आप कहाँ से आते हैं और थोड़ा सा एक ब्रीफ परिचय दीजिएगा तो इनको समझ में आ जाएगा। मेरा नाम इंदू करासी है। बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में पटेल नगर इलाका है जहाँ से मेरी एजुकेशन, कॉलेज, अपब्रिंगिंग एंड ऑल सब चीज़ें हुई हैं। और मेरा नेटिव प्लेस उत्तराखंड रुद्रप्रयाग ज़िला है, मलाऊ फलासी गांव। और जहाँ पे इस वक्त हम लोग अभी खड़े हैं ये देवर गांव, भेली चौरा गेरू, जो मेरा ननिहाल है। चूँकि मेरा फार्मिंग सेक्टर्स पे हमेशा से ही एक इंटरेस्ट था और मैं हमेशा से सोचती थी कि एज अ पैन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए अगर हम कंसिडर करते हैं कि फार्मिंग सेक्टर कौन सा स्टेट इसको कवर अप कर सकता है, तो मुझे लगता था उत्तराखंड के अंदर वो पोटेंशियल है। बट क्योंकि यहाँ के लोगों के अंदर यूनिटी और स्ट्रेंथ नहीं होने की वजह से चीज़ें कहीं ना कहीं बिखरी हुई हैं। तो मैं इसी सोच के साथ और विज़न के साथ यहाँ पर आई हूँ और पिछले 5-6 महीने से काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा है मैम। और कहीं ना कहीं आप जागरूक भी कर रहे हैं हर उस इंसान को जो पहले तो कृषक ही था हमेशा, और आज हम भौतिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे वो कंक्रीट के मकान आप देख लो या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके विषय में हम सोच नहीं रहे। पर आपके दिमाग में ये थॉट आया कैसे मैम? दिल्ली पटेल नगर में आप रहते थे, आपने बचपन से वहीं पे पढ़ाई की है और उसके बाद आज आप यहाँ पे आए हैं, तो किस तरह से ले रहे हैं इसको, मतलब और किस तरह से आप जीवन यापन कर रहे हैं? मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जहाँ पर ये रहते हैं ये कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर है देवर ग्राम से, और पैदल बहुत चढ़ाई है। उसके बाद ये यहाँ अकेले रहते हैं तो जीवन यापन करना भी एक संघर्ष होगा। तो ये सब चीज़ें कैसे, मतलब एक सॉलिड लेडी हैं आप। एक्चुअली कैन से पीपल सेड आयरन वीमेन। एक्चुअली मैं जहाँ तक इस चीज़ को समझती हूँ कि शायद ये कहते हैं कि हमारे डीएनए में चीज़ें होती हैं। कहीं ना कहीं एक सोशल वर्क और फार्मिंग सेक्टर मुझे मेरे पेरेंट्स से ही मिला है। और मैं हमेशा से इस बात को मान के चलती हूँ कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग अपने अपने परिवार के लिए, अपने सर्कल के लिए हर लोग कंसिडर्स रहते हैं, सोचते हैं, करते हैं। लेकिन हम अपने समाज के लिए हमारी ड्यूटीज़ के बारे में हम कितना जागरूक हैं, कितना हम करना चाहते हैं। तो मुझे हमेशा से यही चीज़ें बहुत कचोटती थी। और फ्रॉम माय चाइल्डहुड जब से मैंने होश संभाला है शायद, तो एक रिबेलियन काइंड ऑफ एटीट्यूड मेरा रहा है, विद्रोही स्वभाव मेरा रहा है। चीज़ों के अपार्ट फ्रॉम द वे जाके एक प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल जो समझदार लोग होते हैं, कि जो समझदारी का रास्ता अपनाते हैं, जहाँ पे कि किसी से हमें बुरा नहीं बनना, अपने काम भी निकालने हैं, तो शुगर कोटेड वो मेरे साथ नहीं था। और फार्मर्स को लेकर हमारे देश के जो बदतर हालात हैं, और उत्तराखंड में, मैं दिल्ली एनसीआर में शायद ही कोई ऐसा वीकेंड होता होगा, सैटरडे संडे, जहाँ पे कि पलायन विषय को लेकर कोई सेमिनार छोटा बड़ा संगठन या ग्रुप ऑर्गेनाइज ना करता हो। आइदर वो उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के हों चाहे गढ़वाल रीजन के हों। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं सन 2015 से नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में मैंने काम किया है लगातार। और हल्द्वानी में मेरा एक रेजिडेंस कम ऑफिस है जहाँ मेरी फ्रेंड रहती है। हालांकि अब तो मैंने उसको वाइंड अप करके सिर्फ रेजिडेंस रखा हुआ है। मैंने करीब 4 साल वहाँ पे लगातार काम किया है। जो वहाँ के डीएम थे मिस्टर दीपक रावत उस टाइम पे, जो अभी हरिद्वार में, जो अभी हरिद्वार में है, और जो वहाँ की डीएफओ थी तेजस्विनी पाटिल, उन दोनों लोगों ने मुझे बहुत सहयोग और सपोर्ट किया था उस वक्त पे। तो मैंने कुमाऊं रीजन भी देखा, मैंने गढ़वाल रीजन भी देखा, और मुझे कुछ चीज़ें बहुत ही कॉन्क्रीट समझ में आई
कि हम सिर्फ सब्जेक्ट्स पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात। और हम हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर, हमारे शासन प्रशासन के ऊपर इजीएस्ट वे है बोलना, क्रिटिसाइज करना, बट वी नेवर थिंक लाइक कि हम ये नहीं सोचने की कोशिश करें कि कहीं ना कहीं कमियां हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। आपने एक शब्द बोला कंक्रीट के जंगल, पलायन पे जब भी हम बात करते हैं तो हम पलायन पे कहते हैं कि यहाँ राज्य में रोज़गार जनरेट नहीं हुआ, इसलिए हमें उठ के बाहर जाना पड़ा, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अदर राज्यों में या दिल्ली एनसीआर में भेजना पड़ा। बट मेरा सवाल है, जो लोग यहाँ पे रह गए उन लोगों ने इस राज्य के लिए क्या किया? जंगलों का दोहन हम बराबर कर रहे हैं, खेती में लोगों की रुचि इतनी नहीं रही, सरकारी योजनाएं लोगों को समझ नहीं आती हैं, जंगली जानवरों का इतना ज़्यादा उत्पात है। मतलब ये सब चीज़ों को भी अगर मैं कॉन्क्रीट करके जब समझती हूँ तो मुझे लगता है कि पहले के भी तो लोग थे हमसे पहले, वो भी तो इन्हीं जानवरों जंगलों के साथ तालमेल बना के कृषि करते थे, तो वो कैसे करते थे? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो यहाँ पे लोग रुके, मेरे ख्याल से उत्तराखंड के अंदर 70% परिवारों में एक एक परिवार सरकारी नौकरी में है, या कोई ना कोई एक दो पेंशनर्स हैं। बावजूद इसके हमने क्या किया कि हमारे कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था में, किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रूप से, सुचारू रूप से चलती है जब वहाँ पे सड़कें पहुँचती हैं, गांव तक सड़कें पहुँचती हैं। बट उत्तराखंड में ये चीज़ मैं उल्टा देखती हूँ, जहाँ जहाँ भी सड़कें पहुँची, लोगों ने जो दूरस्थ इलाकों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, उन्होंने अपने उन इको फ्रेंडली घरों को रेनोवेट करने की बजाय, रिपेयर करने की बजाय, सड़कों के किनारे, बाजारों के किनारे आके सॉलिड कंक्रीट मकान बना दिए। अब आप बताइए, जब आपने सॉलिड कंक्रीट मकान बना दिया तो बट ऑब्वियस सी बात है, गर्मियों के लिए आपको कूलर, पंखा, एसी की ज़रूरत होगी, सर्दियों के लिए आपको ब्लोअर की ज़रूरत होगी, गीज़र की ज़रूरत होगी। और वहीं अगर आप इको फ्रेंडली मकान बनाते, लेकिन आपने स्टेटस की दौड़ में वो चीज़ें की, और आप दोष किसको देते हो? सरकार को। बहुत सही पॉइंट इन्होंने बोला है। देखिए, ये चीज़ें हम बहुत टाइम से इनको थोड़ा सा रिफ्रेम करूँगा तो मैं ये ऐसा है कि एक जितनी आपने बताई दिल्ली में या कहीं पे भी, देहरादून में भी हम देखते हैं हर हफ्ते कोई ना कोई एक मीटिंग होती है जिसमें पलायन के बारे में चर्चाएं होती हैं, और वो लोग चर्चाएं कर रहे होते हैं अक्सर जिन्होंने शायद गांव 20 साल पहले गए हों या 25 साल, और आधे से ज़्यादा लोगों के मैं देखता हूँ देहरादून, दिल्ली, नोएडा, सब जगह अपने अपने मकान बनाए हुए हैं जहाँ उन्होंने कार्य अपना शुरू किया था। और कई लोग ऐसे भी हैं जो गढ़वाल में ही काम कर रहे हैं या कुमाऊं में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने घर अपने देहरादून या हल्द्वानी बना रखे हैं ताकि कल जब वो रिटायर होते हैं तो वहाँ सेटल हो जाए। खैर, आज हम बात करेंगे मैम कृषि से। तो मैं देख रहा हूँ मैम, आपने यहाँ पे बहुत सारी खेत एक्वायर किए हुए हैं और आप बहुत मेहनत भी करते हुए दिख रहे हैं। मैं चाहूँगा अगर हम कैमरा थोड़ा सा जूम इन करें और दिखाएं यहाँ दोस्तों को, ये वाले खेत में क्या है मैम, नीचे वाले में? ये नीचे वाले खेत में मैंने टमाटर से यहाँ पे शुरू हो रहा है। जी जी जी। ये यहाँ पे टमाटर हैं, उसके बाद आपके पास बैगन है और कुछ फ्रेंच बीन्स हैं मेरे पास। जी, जो अभी आप बो रहे थे शायद। हाँ, जो मैं अभी बो रही थी, उसमें बोना प्रजाति के काले वाले बीज हैं। और उस साइड पे आप जो इनिशियल स्टार्टिंग है वहाँ पे अदरक लगाया है। अच्छा। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मुझे फरवरी में 2 क्विंटल आलू मिला था, जो कि नीचे के 2 खेतों में लगाया हुआ। हाँ, एक्चुअली मैं ये भी बता दूँ कि कोई एक एज ए सिंगल पर्सन के पास एक विजन हो सकता है, एक स्ट्रैटेजी प्लान हो सकता है, बट ऑन द ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए टीम की ज़रूरत होती है। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे टीम वैसे नहीं मिली, लेकिन जिनकी मैंने ज़मीन ली है खेती करने के लिए, एक रिसर्च के पर्पज़ से, एक मॉडल विकसित करने के पर्पज़ से, वो परिवार, भाभी जी, जेठी माँ, जयदीप का मुझे अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं शायद ये चीज़ें नहीं कर पाती। और इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, इट्स अ टीम वर्क। नहीं, बहुत अच्छा। मैं देख रहा था अभी, जैसे ये पीछे मिर्च आपने पूरी बोई हुई है, ये शिमला मिर्च है। अच्छा, शिमला मिर्च। ये शिमला मिर्च है और फिर बैंगन है शायद। हाँ, फिर इसके बाद बैगन है। तो आपने सामने एक पॉली हाउस भी लगा रखा है। आइए चलो पॉली हाउस की तरफ चलते हैं हम। तो बहुत आपने मेहनत की है यहाँ पर। तो कितने महीनों में ये जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है अभी चालू? ये मैं 10 जनवरी 2020 को यहाँ आ गई थी। 10 जनवरी से अप्रोक्सीमेटली फरवरी मिड से हमने यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो मैम ये जो है, ये मैं जानना चाहूँगा मैम, ये क्या है? ये मुझे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मल्चिंग शीट मिला था। अच्छा। और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से स्प्रिंकलर मिले हैं, ये नैनो स्प्रिंकलर्स हैं। अच्छा। जो ये लगे हुए हैं, ये जो पाइप जा रहे हैं, ये ब्लैक वाले जो पाइप हैं, ये स्प्रिंकलर्स पाइप हैं। अच्छा। और ये मल्चिंग शीट है, ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है। अच्छा। और क्योंकि मेरे पास लेबर नहीं थी, तो
ये आपने स्वयं ही किया? मैंने खुद ही लगाए। हाँ, ये स्प्रिंकलर जो है ये उनकी लेबर आके कंपनी वाले लगा के गए थे। लेकिन ये जो मल्चिंग शीट है मैं अपने आप को टेस्ट करती रहती हूँ कि मैं कितनी चीज़ें खुद से कर सकती हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए ये सबसे बड़ी बात है, हम लोग गढ़वाल से, कुमाऊं से या उत्तराखंड पहाड़ी बच्चे हैं हम लोग, और जितना हम कार्य आज नहीं कर रहे हैं, एक युवती जो कि दिल्ली से आई हैं, बड़ी बड़ी दिल्ली में है, पढ़ाई सारी वहीं से है, और उसके बाद भी फिर ये आके कर रहे हैं। जरा आओ आप, ये ब्रोकली आपने लगाई है यहाँ पे? जी, ये बहुत मैं हैरान होती हूँ कि उत्तराखंड में लोगों को अधिकतर को ये नहीं पता। मतलब एक ट्रेडिशनल वे है खेती का कि आप मिलेट्स, दलहन और तिलहन को लगा के 6 महीने बाद उसकी कटाई कर दो, बीच में हो सके गुड़ाई कर दो। देयर इज़ एन नंबर ऑफ थिंग्स। हर्ब्स के मामले में लोगों को मालूम है, लेकिन कौन सी हर्ब्स है नहीं पता। वेजिटेबल्स के मामले में ब्रोकली और शिमला मिर्च का वेदर, उत्तराखंड का जब ऋषिकेश से हम ऊपर की तरफ पहुंचते हैं वहाँ के लिए सफिशिएंट वेदर है, और इसकी मार्केट सबसे ज़्यादा है। मेरे को जहाँ तक याद पड़ता है, मैं पिछले 15 साल उठा के देखती हूँ और अभी तक में इनके प्राइजेस में ज़मीन आसमान का फर्क है। हाँ जी बिल्कुल। और न्यूट्रिशियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉप चॉइसेस हैं, लेकिन ये कि लोगों को भी इसके बारे में ज़्यादा आइडिया है नहीं। हाँ जी, नहीं, ये ब्रोकली गोभी ही होती है, और हरी गोभी आप इसको कह सकते हैं, बट ब्रोकली स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, विटामिन के साथ फुल होती है, प्रोटीन्स अच्छे होते हैं, और अक्सर आप देखते होंगे जो लोग लो डाइट पे चलते हैं वो ब्रोकली ही लेते हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको त्रिभुवन जी कि यहाँ पे उत्तराखंड में कई ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में सेटल होने के बावजूद भी अपने लेवल पे यहाँ के लिए बहुत चीज़ें अच्छी करें, जिसमें कि संजय शर्मा धर्मोड़ा जी हैं, अधिवक्ता हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। बहुत अच्छी बात और है। वो यहाँ वो भी धर्मोड़ा गांव है मेरे ख्याल से, वहीं मैकोटी की तरफ पे। वो वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में वेल सेटल्ड होने के बावजूद भी उत्तराखंड के जो लोग अपने अपने स्तर पे काम करना चाहते हैं, चाहे वो किसानी के रूप में, पशुपालन, गौ पालन के, वो उनको हेल्प करते हैं। ये जो आप ग्लैडियस लगा हुआ देख रहे हैं, और ये जो भी गेंदा है, उन्होंने मुझे अभी मैं अंदर आपको पॉली हाउस में भी दिखाती हूँ, उन्होंने इसके सीड्स, बेसिक इक्विपमेंट्स मुझे डोनेट किए हैं, और वो मुझे समय समय पर बोलते और पूछते रहते कि मैडम आपको क्या क्या सामान चाहिए, आप हमें बताइएगा। बहुत अच्छी बात है। मैम आइए जरा आपका पॉली हाउस देखें हम। ये बहुत अच्छा है। तो मैम यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पानी के लिए, आपने सिंचाई के लिए, ये आप बोल रहे थे स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं, ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने दिए हैं, तो ये हर कृषक को मिल सकता है। मैम इसके लिए आवेदन जैसे आपने ये किया है, या फिर इनके लिए जो आपको बीज वगैरह मिलते हैं, इनके लिए कहीं आवेदन करना पड़ता है, या फिर जाकर हम सीधे बीज खरीद सकते हैं? देखिए त्रिभुवन जी, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। वर्तमान समय में जो भारत सरकार है वो ग्रामीण स्तर पे बहुत तरह की योजनाएं लेकर आ रही है कृषकों के लिए, मनरेगा के तहत और अलग अलग विभागों के तहत। निर्भर करता है कि हम लोग उन योजनाओं के प्रति कितने जागरूक हैं। जैसे कि ये पॉली हाउस आप देख रहे हैं, ये पॉली हाउस मैंने जलागम के द्वारा मैंने इसके लिए अप्लाई किया था। मैंने उन लोगों से बात किया, वो लोग यहाँ पे 26 जनवरी के दिन आए थे अपनी पूरी टीम के साथ, मिस्टर चंदन, और वो मेरे विजन को देख के, मेरे एंथुसियाज्म को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। वो तो हम भी हुए हैं आज, और यकीनन जो लोग हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी बहुत इस सब चीज़ों से, देखो आपने बहुत मेहनत की है इन पे, और लगातार मुझे तो ये समझ नहीं आता जो लोग हमारे यहाँ से बाहर। और मैम अगर मैं पूछना चाहूँ, आपने क्या यहाँ से अभी बिक्री शुरू की है कुछ? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो जो चीज़ें लगाई थी अभी थोड़ी बहुत, अभी इनकी फ्रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। और अभी हमने बिक्री के पर्पज से, अगर मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी फ्रैंक त्रिभुवन जी, शुरुआत के 2 साल का जो मेरा टारगेट है वो मार्केटिंग और बिक्री को लेकर नहीं है, एक स्टेबिलिटी है, एक स्टैग्नेंट स्टेबिलिटी हमारी आए। मैं समझ गया। वो आप शायद इस बारे में बोल रहे हैं क्योंकि आपको अभी जरूरत नहीं है। मैं उन प्रवासियों की बात कर रहा हूँ जो उत्तराखंड से बाहर हैं, और आप देखिएगा कई तरह के हमारे जो युवक बाहर हैं आज, कोई लेबर पे काम कर रहा है, कोई एक अच्छा कुछ भी और कार्य कर रहे हैं, पर मुझे ये लगता है कि जैसे अगर घर पे आके मुझे जैसे ध्यान आता है, ब्रोकली की मैं बात करूं, ब्रोकली शायद आज 70 to 80 रुपीज केजी है, बिल्कुल कम से कम। और अगर आप इसको, और ये कितने दिन में तैयार हो जाती है मैम? जनरली ये 2.5 से 3 महीने का 2.5 से 3 महीने, तो 2.5 से 3 महीने में अगर आपने तकरीबन 8 से 10 क्विंटल भी कर दिया, तो मेरे ख्याल से वो सफिशिएंट है एक अच्छी आमदनी के लिए। या फिर चाहे यहाँ पे देखिए धनिया है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो धनिया हमें मार्केट में मिलता है, उसकी खुशबू कतिपय ऐसी बिल्कुल भी नहीं है मैम जैसा ये है, और आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है इनको। तो यहाँ पर और क्या क्या है मैम जो चीज़ें आपको
लगता है कि इनसे कुछ हो सकता है उत्पादन? देखिए, अगर जब हम उत्पादन और रोजगार के रूप में हम कृषि को देखते हैं, तो उसके लिए हमें बाइफरकेशन करना बहुत ज़रूरी है। कृषि को एक हमें सबसे पहले वो क्रॉप्स चाहिए जो कि कमर्शियल हो, जो कि जिनकी मार्केट वायबल हो, इजीली मार्केट में जा सके और हमें उसके खरीदार आराम से मिल सके और मार्केट में उसके दाम हमें अच्छे मिल सके। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई ब्रोकर नहीं मिल रहा या सरकारी रेट हमें नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास इतनी सफिशिएंसी हो कि हमारे प्रोडक्ट में इतनी जान हो कि मार्केट में इजीली वो चला जाए, बिक जाए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमें हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी अपने लिए खुद के लिए हमें लगाना है। उसके लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। उसके लिए हमारे बेसिक सीड्स हो सकते हैं जिनका उत्पादन कम हो सकता है या टाइम टेकिंग होता है। लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा ही किसानों से बात जब भी करती हूँ, एक हम वर्कशॉप जब करते हैं, तो मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि आप जो भी चीज़ लगा रहे हो, सबसे पहले आप स्वयं के लिए लगाओ। जब मैं अपने लिए अच्छा लगाऊंगी, खाऊंगी, तभी आप ऑब्वियसली मैं उसको दूसरे के लिए भी सोचूंगी, कमर्शलाइज अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि पंजाब, हरियाणा वगैरह में और यूपी के कई जिलों में मैंने देखा है मेरी विजिट के दौरान कि किसान अपने लिए, अगर उसके पास 10 एकड़ का लैंड है या 2 एकड़ का भी लैंड है, तो वो अपने लिए तो एक छोटे बहुत ही ऑर्गेनिक सब्जी और अनाज लगाता है, बट रेस्ट ऑफ जो उसका 70% का खेत होता है, उसमें वो यूरिया, डीएपी सब कुछ डालता है। अच्छा मैम, ये बहुत एक अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यूरिया डीएपी पहले बहुत ज़्यादा नहीं चलता था, लेकिन आज की डेट में पहाड़ों पर भी मैं देख रहा हूँ लोग बहुत ज़्यादा ये पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। तो जो ये कीटनाशक हम बोलेंगे, तो ये कीटनाशक क्या क्या हो सकते हैं जो आजकल शायद हमारे कृषक भाइयों को लिए इम्पोर्टेंट हो जानना? एक्चुअली त्रिभुवन जी, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या हमारी खेती हमेशा से इस तरीके के डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड के साथ चलती थी? अगर हम हरित क्रांति को स्टडी करें आफ्टर 60s और 70s, उसके बाद से भारतीय मार्केट के अंदर इस तरीके के इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इन्वेंशन हुआ है। और अगर हम अपने वैदिक काल में या 60-70 साल पहले या 40 साल पहले भी चले जाएं, और अगर आप कई रीजनल और आदिवासी ट्राइबल एरियाज में अगर जाते हैं, तो आप वहाँ पे देखेंगे वहाँ के लोग आज भी जो उनके वहाँ के रीजनल गाय और होते हैं, उसके गौमूत्र और गोबर से ही सारी चीजें तैयार करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने ये बात पहले भी मुझे बताई थी कि गौमूत्र से या फिर गाय के गोबर, गाय का गोबर तो हम समझते हैं कि हम गोबर डालते ही हैं खेतों में, तो ये गौमूत्र वाला एक नया फंडा मेरे को समझ में आया। मैं त्रिभुवन जी आपके माध्यम से एक चीज समझाना चाहती हूँ लोगों के जहन में, ये है कि आप गाय को लेकर आ रहे हो तो उसका दूध आपको पीना है, और जैसी गाय दूध देने के लायक नहीं होती आप उसको सेल आउट कर देते हो या छोड़ देते हो। वही बहुत बुरी परंपरा। लेकिन लोगों को दिमाग में ये कंसेप्ट नहीं है कि गाय के दूध से कहीं ज्यादा जो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते है वो गौमूत्र और गोबर है। एक गाय अगर आपके पास है तो सब 1 एकड़ से लेकर 30 एकड़ की खेती कर सकते हो। और उसके लिए आपको किसी भी तरीके के यूरिया, पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं है। शुरुआत में थोड़ा समय लगेगा। हर एरिया के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे प्लांट्स ज्योग्राफिकली हैं जो हमें समझने होंगे, जो कि थोड़े विषैले, कड़वे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक अखरोट है, यहाँ पे धतूरा है, यहाँ पे कनेर के पेड़ हैं। कनेर मतलब कंडाली? नहीं, कंडाली नहीं, कंडाली अलग होता है, कनेर का पेड़ अभी मैं भाड़ा को सॉरी, कनेर अलग है, कंडाली अलग है। जैसे दिल्ली एनसीआर में आपको नीम वगैरह मिलेगा। नीम सबसे बेस्ट पेस्टिसाइड होता है। आपको इन चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करना है? छोटा सा, अगर आपको अपने कीड़े मकोड़ों से बचाने हैं अपने खेत को, 5 लीटर गौमूत्र लीजिए। गौमूत्र में गौवंश का बैल भी हो सकता है, गाय भी हो वो भी चलेगा। 5 लीटर के अंदर आप करीब 1 से 2 किलो के करीब इन सभी कड़वे विषैले पत्तों को मिला के आधा करके उबाल दीजिए। अच्छा। मिड सिम पे, और उसको ठंडा करके आप 20 लीटर 15 लीटर का जो कैन है पीछे, इसमें 15 लीटर के कैन में आप 2 लीटर उसको मिलाइए और 13 लीटर आप इसको पानी को मिला के आप अपने खेतों में स्प्रे कर दीजिए। आपको किसी यूरिया पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है। आपकी प्लांट की फ्रूटिंग और सब चीजें इतनी बेस्ट होगी। और ये आजमाई हुई है आपकी? ये आजमाई हुई। ये देखिए, ये बहुत एक हम सोचते हैं कि खाद लेना है 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, और आपने जो एक उपाय बताया, मुझे लगता है आज हमारे कृषक बहुत खुश हुए होंगे। जो मैंने भी आपको बताया है ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स के लिए बताया है। और जो इसका खाद बनाने का जो प्रोसेस होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल 5 किलो आपने गोबर लिया और उसमें 5 से 2 लीटर और 5 लीटर आपने उसमें गौमूत्र मिला दिया, उसमें आप पुराना सड़ा हुआ आधा किलो 1 किलो अगर आपके पास गुड़ है उसको मिला दीजिए। कोई भी घर की कोई भी दाल है, दाल का पाउडर मिक्स करके और थोड़ा सा बेसन, इतनी चीज़ें मिला के उसको हिला के आप एक ड्रम में रख दीजिए। उसके ऊपर कोई भी बोरी रख दीजिएगा, ढक्कन नहीं रखना ताकि उसके अंदर जो जीवाणु
जीवाणु तैयार होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको सांस लेने के लिए चाहिए। और सुबह शाम आपको सर लकड़ी से उसको हिलाना है। वो 10 से 15 दिन के अंदर आपका वो मेन्योर तैयार होगा। उसको आप अच्छे से छान करके उस मेन्योर को आप ऐसे ही बिल्कुल सेम इसी क्वांटिटी में 2 लीटर 15 लीटर के कैन में, और आप हर 15-15 दिन में भी अगर आप करते हैं तो ये जो मेन्योर है आपको किसी खाद की जरूरत नहीं है। फ्रूटिंग से बहुत लेकर अच्छी सब बात है ये चीज़ें। आप सब लोगों के लिए, और हमें ज़रूर इस बात पे तो सबक लेना होगा। मैम हम आगे चलते हैं, अभी देखते हैं कि ये मैं जानना चाह रहा था मैम, जो आप बेल इनको ऊपर पहुंचा रहे हैं इससे। एक्चुअली असल में मैंने जब जिस टाइम पे चीज़ को शुरू किया था तो लेबर भी नहीं थी, कुछ चीज़ें मेरे साथ थोड़ी सी वो भी हुई, इसकी क्यारी थोड़ी ऊंची बन गई। अच्छा। ये पॉली हाउस के अंदर ऊपर रस्सी लगाने का मेन रीज़न ये होता है कि जो भी आपके पेड़, ये हालांकि जो टमाटर हुआ, शिमला मिर्च हुआ या बैगन हुआ, ये बेल वाले पेड़ नहीं होते, हाँ, मैं लेकिन वही क्योंकि सोच रहा फलों की वजह से अपनी ये झुक फ्रूटिंग जाते झुक जाते हैं हैं। तो उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, जी। तो इसलिए ये रस्सियाँ बांधी जाती हैं ताकि हम इसके साथ इसको बांध करके सीधा ऊपर लेके जा सकें। बिल्कुल मैम, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, ये जो पॉली हाउस है इससे मेरे को तो और हमारे दर्शकों को भी आज बहुत अच्छे से पता है कि इससे टेम्परेचर कंट्रोल रहता है और अच्छी सी हमारी सब्जियां जो नॉन सीजनेबल भी हों वो भी हम उगा सकते हैं। जी। पर कई लोग ऐसे भी होंगे मैम, शायद इसमें कुछ खर्चा भी आया होगा, ये पूर्ण तरह से जल निगम ने आपको दे दिया? देखिए जलागम जो स्कीम दे रहा है वो 90% की सब्सिडी पे दे रहा है। जैसे 90%? हाँ, जैसे अगर कि ये लाख रुपए का लागत है तो आपको केवल 10,000 रुपए देने हाँ, पड़ेंगे। जैसे ये 63,000 का है तो मेरे को 6300 रुपये उनको देना पड़ा है। ये तो ठीक है। हाँ, और ये किसान का जिसकी ज़मीन होगी उसी के नाम पे ही वो आवंटित करेंगे, ठीक। तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और जैसे आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उद्यान विभाग, तो वो 80% की सब्सिडी दे रहे ये हैं। बहुत अच्छी चीज़ हाँ, है। तो हाँ जी। ये निर्भर, और इसके साथ साथ वो लोग बीज भी देते हैं और आपको और मैम ये पाइप जो वगैरह। स्प्रिंकल्स वगैरह सब उन्होंने दिए हैं? नहीं, ये जो स्प्रिंकल्स वगैरह हैं ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं। अच्छा। जिसमें कि यहाँ पे आपके गुप्त काशी में नियुक्त हैं एग्रीकल्चर विभाग के भारत सजवान जी, और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हैं अरविंद। इन दोनों लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मतलब मैं अगर डीएम मिस्टर मंगेश घिड़ियाल के बाद अगर इन्हीं लोगों का नाम लूँगी तो वो ये 2 लोग सरकारी लोग हैं, जो कि कहा जाता है कि सरकारी तंत्र हेल्प नहीं करता, भगाता है, चीज़ें नहीं होती हैं। बट मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे आके बिल्कुल ऑपोजिट है कि मुझे सरकारी विभाग से बहुत मदद मिली है, बहुत सपोर्ट मिला है अपार्ट फ्रॉम लोकल लोगों के। ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा डीएम मंगलेश घिड़ियाल जी का। घिड़ियाल जी, आप आज टिहरी से शायद हमें देख रहे हों, पर आपने जो छाप छोड़ी है अपनी रुद्रप्रयाग में वो अमिट है, और आपके हर कार्य को सराहते ही देखा है मैंने लोगों को, और खासकर उन 2 अधिकारियों की भी जिन्होंने अभी इंदु मैम ने बात की, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात मेरे को ये भी लगती है मैम कि आपने एक चीज़ बहुत पहले सही कही थी कि आज की तारीख में लोग कृषि की तरफ रुझान कम हो रहा है, कमर्शलाइज ज़्यादा हो रही हैं चीज़ें, पर फिर भी हमें सीख लेनी होगी इंदु मैम जैसी महिलाओं से, जो कि दिल्ली में पढ़े लिखे दिल्ली में हैं। उन्होंने अपना कॉलेज दिल्ली से किया है ना, अपनी जॉब वहाँ पे की, और उसके बाद पहले कुमाऊँ गए वो कुछ सालों के लिए, और फिर अब गढ़वाल में आए हैं। तो देखो, खेती करने का एक वो जज्बा होना चाहिए, और आप अगर बाहर कहीं काम कर रहे हैं तो 500-1000 रुपए की दिहाड़ी कर रहे हैं। मुझे लगता है जो ये सारा मैं अभी इनका इन्वायरमेंट देख रहा हूँ, यहाँ से कम आप 1-1.5 लाख रुपए सालाना तो आप आराम से निकाल सकते हैं, या शायद ज़्यादा। नहीं, ये तो अगर अब जैसे हम बात करें वो आलू की, हाँ, हाँ। आलू जैसे अभी 20-30-40 रुपए किलो है, तो अगर आपने 1.5 क्विंटल लगाया था आलू, तो आप उत्पादन कितना समझ रहे हैं उसमें? देखिए जैसे कि यहाँ की दिक्कत है, हमारी घेरवाड़ अभी ठीक से है नहीं, मनरेगा से हो रखी है, लेकिन गांव के लोगों का भी शुरुआत, क्योंकि अभी वो लोग अपने गांव की खेती वगैरह में, गेहूँ वगैरह में व्यस्त हैं, काफ़ी ज़्यादा शोलों ने बर्बाद कर दिए। लेकिन अगर वो सही तरीके से होती तो हम ये मान के चल रहे थे कि कम से कम 1.5 से 2,000 हमारा क्विंटल तक का चांसेस थे। 2000 क्विंटल समझ रहे हैं आप, 1.5 क्विंटल लगा के, जिसकी शायद लागत कितनी होगी मैम? देखिए मैं फ्रेंकली बताऊं, मुझे वो निशुल्क मिले थे आलू, और बस मेरी कॉस्टिंग जो थी वो ऊपर लेबर को लाने में, तो शायद 1-2 नेपली आपने लगाए होंगे, तो प्रोबेबली दे मस्ट हैव चार्ज 500 रुपए तक। बिल्कुल। अगर मान के चलो तो 500 रुपए की अगर एक लागत थी, उसमें आपने 2000 क्विंटल आपने निकाला, या 2000 क्विंटल बोल रहे हैं आप, 2000 किलो बोल रहे हैं? नहीं, मैं 2000 केजी। 2000 केजी, सो अंडरस्टैंड करो 2000 किलो, और अगर आप 40 रुपए के हिसाब से उसको बेचते हैं तो देखिए आपको कितना मुनाफा है। तो ये सारी चीज़ें मेहनत करनी है। मुझे लगता है हमारे कृषक भाई, जो हम बहुत दिनों से ये देख रहे हैं। मैं एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगी,
हमारी जो फसलें हैं, कुछ फसलें हमारी ऐसी हैं जो कि हमारे 12 मासी चलती हैं, जिसमें प्याज, टमाटर और हमारे आलू हैं। लेकिन अगर आप इसके उत्पादन से लेकर, इसकी मेहनत से लेकर, चलो अगर हम इसमें लेबर कॉस्ट इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि हमने खुद से लेबरिंग की है, हाँ जी। अगर हम उसको भी एडअप करते हैं तो इसकी कॉस्टिंग अच्छी पड़ती है। लेकिन इन तीनों ही फसलों के ड्यूरेशंस के लिए मैं लोगों को समझाना चाहती हूँ कि खेती किसानी सिर्फ आपने जो फार्म में उगाया इस पे निर्भर रह के मत करिए, उसका वैल्यू एडिशन भी करिए। वैल्यू एडिशन से मतलब कि जितना जो भी चीज़ आप प्रोडक्ट मार्केट अपने खेत में लगा रहे हैं उसको 20% मिनिमम आप उसको वैल्यू एडिशन के लिए रखिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने आलू लगाया है तो मेरा फोकस है कि मैं कम से कम 10 से 20% आलू से चिप्स और पापड़ बनाऊं, क्योंकि मेरा आलू 10 रुपये से लेकर 40 रुपये किलो मार्केट जाएगा, जिसकी कोई कॉस्टिंग बहुत से बहुत होगा 30,000, 40,000, 50,000, इससे ऊपर नहीं जाएगा। चिप्स से आप 10 रुपए पैकेट के हिसाब से आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। ये बिल्कुल, हाँ ये चीजें होती हैं जब आप कुछ जैसे ब्रोकली है या फिर कई ऐसी आइटम्स हैं जैसे शिमला मिर्च होगी, आप किसी का अचार बना के उसको बेचें या फिर पापड़ बनाना शुरू करें, तो ये सारी चीजें आपको ऐड ऑन करेगी आपकी कृषि में और आपको थोड़ा धन की भी अच्छी प्राप्ति होगी। मैं ये आपको पहले भी हमने एक एपिसोड किया था, उस दिन हमने इस बारे में भी बात की थी। पर अगर कृषि में भी आप अच्छे से काम करें तो आप डेली का अपना बजट 700 से 800 रुपये तो हर दिन का आप कमाई मान सकते हैं। पर ये तब जब आप 5-6 महीने काम कर चुके होंगे। और हम सब लोग पहाड़ से आते हैं तो कर्मठ भी हैं, और आप जहाँ सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक की ड्यूटी कर रहे हैं, उससे अच्छा तो यहाँ पे बस चंद घंटे देने हैं और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका ये रहा। तो आगे भी चलते हैं मैम, और मैं सभी लोगों को, मैम ये देख रहा हूँ, मैं ये फूल भी देख रहा था मैं, और अभी तो शायद ये अभी आपने शुरुआत ही की है इनकी, क्योंकि देहरादून में मैं किसी को मिला था एक बार, तो उन्होंने भी अपने पूरे पॉली हाउस के अंदर फूल लगा रखे थे। तो जो वो कहना है, तात्पर्य कह रहे थे कि एक फूल की कीमत, एक मतलब पर्टिकुलर बेल की 20 से 25 रुपए थी। वो शायद गुलदस्ते में फूल लगते हैं। ग्लैडिलस मेरे ख्याल से हो सकता है, क्योंकि ग्लैडिलस का उत्पादन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो कि शादी ब्याह से लेकर आपके फ्लावर्स बुके के ऊपर जाते हैं, जिसकी कि अगर हम रिटेल प्राइस रखते हैं तो 20 to 30 रुपीज़ आपका नॉमिनल जाता है। तो अगर एक किसान अगर नॉर्मली कुछ नहीं तो वो अपने खुद की जीविका को अगर सुबह सब्जी निकाल के या फूल निकाल के लोकल मार्केट में खुद ही जाके उसके परिवार का ही कोई सदस्य, या वो अगर 5,000 10,000 में किसी को दिहाड़ी पे भी रखता है या पर डे की 1,000 की दिहाड़ी देके भी लगाता है, तो वो अपनी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता है एज अ इनिशियल एस्पेक्ट। और जो आप ये देख रहे हैं फ्लावर्स वगैरह, जैसे मैंने बताया ये सीड्स पूसा बसंती और पूसा नारंगी संजय शर्मा दरमोड़ा जी ने मुझे भेजे थे। और मेरा कंसेप्ट है यहाँ पे, क्योंकि खेत का एकदम शुरुआत है और घर से बिल्कुल नीचे है, तो मेरा इरादा था यहाँ पे एक गार्डन बनाने का, जिससे कि हम फ्यूचर में हम कुछ स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर सकें, लाइक बैडमिंटन काइंड ऑफ थिंग्स, ताकि हम यहाँ के आसपास के, देखिए लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉइंट यहाँ पर एक और भी है कि आसपास के लोग कम से कम हमसे 1.5 किलोमीटर दूर हैं, वो भी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पर, तो वो भी एक दिक्कत है। पर आज बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं सभी दर्शकों की ओर से। एक बस अंतिम चीज़ है, अगर हमारे दर्शक हमारे को कमेंट में कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं तो उनको हम आपसे आंसर करवाएंगे, और आप भी यूट्यूब पे जुड़ी हुई हैं तो आप भी वहीं पर आप उनको आंसर दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। देखिए कितनी एक अच्छी पहल है, और आप सब लोग भी उसका हिस्सा जरूर बने। आज प्रवासियों का वापस आना शुरू हुआ है, तो इसीलिए ये खास भी था, और ये एपिसोड हम और ऐड करना चाहूँगी त्रिभुवन जी आखिर में, कि मेरी एनजीओ है, और लोगों के दिमाग में कंसेप्ट है कि जो भी कोई एनजीओ वाले हैं वो बहुत ही लखपति करोड़पति काइंड ऑफ होंगे। नहीं, वो हम देख रहे हैं मैम। आप अभी ये देखिए, हाथ देखिए, इनकी मिट्टी लगी हुई थी, ये वहाँ पे बीज बो रहे थे जब हमने इनको वहाँ से उठाया। और जी मैम, तो मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि भारतवर्ष के अंदर अभी भी मीडिया से लेकर सोशल वर्क में 10 से 20% आज भी ऐसे लोग हैं, ऑनेस्ट, डेडली ऑनेस्ट लोग हैं, जो बिना इस बात की को सोचे कि हमें सरकार से, CSR प्रोजेक्ट से या बड़े बड़े लोगों से कुछ पैसा मिलेगा, डोनेशन मिलेगा, प्रोजेक्ट मिलेगा तो ही हम करेंगे, हमारा नाम ख्याति होगी तभी हम काम करेंगे, नहीं। आज भी 10 से 15% ऐसे लोग हैं। तो प्लीज़ अगर कोई एनजीओ बोलता है, खासकर कि कोई विमेन, मेरे जैसी विमेन जो कि दिल्ली NCR की पली बड़ी है, उसके लिए वो जो फाइट होती है वो 1000 टाइम बिगर हो जाती है, किसी को एक्सप्लेन करना, समझाना। तो क्योंकि आप बिना किसी को जाने समझे जजमेंटल मत बनिए,
उसके काम से उसको समझिए, परखिए। और अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो मैं समझती हूँ कि किसी के लिए क्रिटिसाइज भी ना करें, नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी मत करिए। बिल्कुल नहीं, बहुत एक अच्छी सोच है। और मैं ये समस्त दर्शकों से कहना चाहूँगा, आप सब लोगों के अंदर वो जज्बा होना चाहिए। बहुत कर्मठ लेडी हैं, अभी इन्होंने कहा है, कोई इन्हें आयरन लेडी भी कहता है, तो आई एम प्रीटी मच श्योर वो बिल्कुल सही कहते हैं। क्योंकि आप यकीन मानिएगा, ये पिछले 6-7 महीनों से यहीं पे हैं, बिल्कुल अकेले रहते हैं, 1.5 किलोमीटर दूर है ये और बिल्कुल चढ़ाई पर है। और इतना अगर परिश्रम, इतना सब कुछ कर रहे हैं तो ये पैसों की खातिर बिल्कुल नहीं है। तो आप सब लोग, अगर जो भी लोग देख रहे हैं, कृषक एक अच्छा कृषक होना है, तो आप लोग ज़रूर इनसे बात कीजिएगा। नीचे हम लिंक, जब भी आप कमेंट करते हैं तो इनके कमेंट्स पे आ जाएंगे, आपको जो भी क्वेरीज होंगी आप पूछिएगा। तो जुड़े रहिएगा लोकार्पण के साथ। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपका मैम। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार मैम, धन्यवाद। ओके।